दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 के साथ। दोस्त लगातार आपके साथ एक एक सब्जेक्ट पर डे आपके समक्ष चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया मींस एजुकेशन फर्स्ट पेपर। लगातार आपको हम एक दिन पहले जो भी लेक्चर आपके समक्ष जा रहा है सभी का जो नोट्स है वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर एक दिन पहले प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी हमने कहा है कि एक दिन पहले आप उस नोट्स से परिचित हो जाइए, उसके बाद जो चीजें आपको बताई जा रही हैं खुद ब खुद आपको समझ में आती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं बुद्धि नामक चैप्टर पर। मींस चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत हमने आपके समक्ष कर दिया था। पहला लेक्चर आपके बीच में बुद्धि का जा चुका है। आज उसी के क्रम में दूसरा वीडियो आपके बीच में जा रहा है और इस दूसरे वीडियो के साथ आज चैप्टर नंबर 4 को हम फिनिश कर रहे हैं। फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि कृपया आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि जो है यह पता नहीं चल पाता कि मेरे द्वारा दी गई चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम आपके समक्ष बुद्धि के सिद्धांत से लेकर चलेंगे और लास्ट आपका जो पॉइंट रखा गया है बुद्धि परीक्षण का इतिहास। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत में आप सभी को पता है जो चीजें रखी गई हैं। बुद्धि के सिद्धांत आपके 4 होते हैं। जैसे अगर कहा जाए एक खंड या एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत, और इसी के क्रम में आता है बहुखंड का सिद्धांत। ठीक है, यह चारों जो आपके सिद्धांत दिए गए हैं बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के क्रम में और अगर देखा जाए कुछ बुद्धि के बारे में और भी चीजें आपके बीच में आती हैं, सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें। जो है यहां देखिए 2 बार हुआ है, प्राप्त करें मात्र जो है 150 रुपए में। और बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा अगर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स की जरूरत अगर आप सभी को पड़ रही है तो बिल्कुल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली से शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके आप उस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुई। क्योंकि हमने आपसे कहा है कि हम आगामी 4 महीने में आपके जितने भी कोर्सेज बन रहे हैं सभी को फिनिश करेंगे। ठीक है, उस 4 महीने के बाद आपके उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जो आप ज्वाइन कर रहे हैं पेड कोर्स के रूप में जो है 4 महीने के बाद अगला जो आपका 2 महीना बचेगा उसमें जो है प्रीवियस ईयर पेपर और आपके संपूर्ण सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ जो है पर डे 1 से 2 वीडियो उस पर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं पैसा दिया है तो हम कोशिश करेंगे, हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको यह 150 रुपए वसूल करना है। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं तो बहरहाल आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी जो नोट्स तैयार की गई है जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें पता है। ठीक है, कुछ लोग मांग करते हैं भैया आप जो है डेमो के तौर पर दे दीजिए। देखिए हम डेमो के तौर पर आपको नहीं दे पाएंगे, आप पीडीएफ से हम आपकी क्लासें चल रही हैं, आप उस पीडीएफ को देखकर खुद ब खुद आप समझ सकते हैं कि नोट्स हमारे किस लिए है। ठीक है, तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर जो है फिर से मैं कहना चाहूंगा आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत से लेकर। देखिए सबसे पहली चीज आपके बीच में आती है जो 4 बुद्धि के सिद्धांत आपके बीच में दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है आपकी यूपी टेट परीक्षा के दृष्टि से। चूंकि यह चीजें बार बार आपको कंफ्यूज करती हैं। एक कारक, द्विकारक, यह जो एक खंड लिखा गया है, देखिए ये 2 खंड लिखा गया है, ये त्रिखंड या त्रिकारक, इसी को हम कह सकते हैं एक कारक कह सकते हैं, 2 कारक कह सकते हैं। आपकी परीक्षा में किसी भी तरह से पूछ सकता है एक खंड का सिद्धांत किसने दिया है या एक कारक का सिद्धांत किसने दिया है, द्विखंड का सिद्धांत या द्विकारक का सिद्धांत। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आप इसे कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट के तौर पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए लिखा गया है एक खंड या एक कारक का सिद्धांत बिने टर्मन स्टर्न ने दिया है और द्विखंड या द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है स्पीयरमैन का। यह अनगिनत
अनगिनत बार आपकी यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और देख पा रहे हैं त्रिखंड या त्रिकारक का सिद्धांत, स्पीयरमैन, ये दोनों अपने आप में बड़े ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों एक ही इसके जो है जनक कहे जाते हैं। द्विखंड के सिद्धांत किसने दिया, आप कहेंगे स्पीयरमैन, या त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया, आप कहेंगे स्पीयरमैन, दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगला आप 4 नंबर में देख पा रहे हैं बहुखंड या बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया, आप कहेंगे कैली थर्स्टन ने दिया। ये चारों चीजें आप महत्वपूर्ण के तौर पर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लगाकर लिखेंगे। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट करके दिया गया है, देखिए क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन नामक पुस्तक कैली ने लिखा है। देखिए यहाँ कैली व थर्स्टन दो मनोवैज्ञानिक है, यह चीजें आप ध्यान रखिएगा, कैली थर्स्टन एक नहीं है। ठीक है, और अगर इस पुस्तक की हम बात करें, क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आप कहेंगे कैली ने लिखा है। इंपॉर्टेंट करके दिया गया है, परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया है, आप कहेंगे जेपी गिलफोर्ड ने दिया। ये चारों चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटल ने दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। मात्रा का सिद्धांत किसने दिया, आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया। ये चारों चीजें आपको मिलान करने के लिए आता है, ऐसे ऐसे मिलान करना पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं रहता, अगर आप 2 से 3 क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो आपके यह सही हो सकते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, जो ऊपर वाला पोर्शन दिया गया यह भी कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है, लेकिन अक्सर परीक्षा में देखा गया है ये चारों चीजें बार बार पूछी जाती हैं। ये आपको जो है मिलान करने के लिए दिया जाता है कि भैया आप मिलान करिए यह कैसे क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए जो चीजें आपकी महत्वपूर्ण हैं सभी के आगे महत्वपूर्ण लिखा गया है। ठीक है, चलिए बुद्धि के प्रकार आप देख पा रहे हैं, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि आपकी 3 प्रकार की होती है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे बुद्धि हमारी 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अमूर्त बुद्धि, और दूसरा है सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, सभी का इंग्लिश आपके बीच में लिखा गया है, देख पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपके बीच में लिखी गई हैं। ठीक है, आपसे 1 नंबर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं बार बार किसी चीज को रिपीट इसलिए करता हूं, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसे हम ज्यादा प्रेशराइज करते हैं ताकि आप उसे बार बार सुने, और सुनने से कहीं ना कहीं चीजें वह आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में लिखा गया आ सकता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि हमारी 3 प्रकार की होती है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक बुद्धि। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आगे अब हम बात करते हैं, जैसे आप तो इतना समझ लिए, अब तीनों बुद्धि के प्रकार आपने देख लिए। अब एक एक बुद्धि पर हम आपसे बात करते हैं, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आपके समक्ष लिखा जा रहा है, अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि आपसे कहा जा रहा है, अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को। यानी अमूर्त बुद्धि, कोई चीज अगर आपके बीच में नहीं है तब भी आप उसे हल करने में सक्षम होते हैं। मूर्त माने जो आपके बीच में है, और अमूर्त माने जो आपके बीच में नहीं है। ठीक है, समस्याओं को हल करने में यह बुद्धि आपकी प्रकट होती है। कौन सी बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अगला आपके बीच में हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। जूम करने का प्रयास, देखिए आपके बीच में दूसरा आ रहा है सामाजिक बुद्धि की। अगर हम बात करें, सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज के प्रति अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। ठीक है, और सामाजिक बुद्धि के कारण व्यक्ति दूसरों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेता है। बिल्कुल आपको पता है सामाजिक बुद्धि क्या होती है। ये जो नेता आपके बीच में आते हैं, या कहीं ना कहीं बड़े ही सामाजिक होते हैं। ठीक है, यह आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इन्हें किस चीज की कैसे क्या है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने समाज को, यानी यह जो सामाजिक बुद्धि होती है, यह सामाजिक बुद्धि जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज के प्रति, यानी अगर आप जो है परदेश जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस समाज से पहले नहीं परिचित हैं और आप वर्तमान समय में आप चाह रहे हैं हम उस समाज से परिचित हो जाए, उसके अनुकूल हम भी ढल जाएं, तो बिल्कुल आप पर डे अगर उसकी देख रेख में हैं, आप उस समाज में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस सामाजिक बुद्धि वहां उत्पन्न होगी और आप कभी ना कभी उस पर्यावरण से आप ढल जाएंगे। ठीक है,
यहाँ देखिए कहा जा रहा है सामाजिक बुद्धि के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने व्यवहार को प्रभावित कर लेता है। बिल्कुल, अगर आपके पास सामाजिक बुद्धि है तो कहीं ना कहीं आप अपने व्यवहार के अनुसार किसी दूसरे को ढाल सकते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं गामक या यांत्रिक बुद्धि। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि गामक या यांत्रिक बुद्धि का तात्पर्य उस शक्ति से है, उस शक्ति या योग्यता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को यांत्रिक या भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है। यह शक्ति जिन बालकों में होती है वह प्रारंभ में दिखाई देती है। खिलौने, घड़ी इत्यादि तोड़ फोड़ कर फिर से ठीक करना, यानी जो गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि आपकी होती है, आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने तकनीकी से, अपने दिमाग से कुछ नई चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा आप जानते हैं कि कोई खिलौना होता है उसे इस तरह से तोड़ते तोड़ते कभी कभी आपने देखा होगा जब बच्चा खिलौना तोड़ता है वह खिलौने को सेट भी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर गामक या यांत्रिक बुद्धि का विकास होता है कि हम इस खिलौने को किस प्रकार से तोड़ें, और बाद में अगर वह सेट कर ले जाता है तो कहीं ना कहीं यांत्रिक बुद्धि का प्रभाव उस पर अधिक से अधिक पड़ रहा है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है खिलौने, घड़ी, साइकिल को तोड़ फोड़ कर फिर से ठीक करना। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा इस तरह से कर रहा है, कोई खिलौना तोड़ रहा है या कुछ किसी भी चीज़ को अगर वह तोड़ करके सेट कर दे तो वह कहीं ना कहीं यांत्रिक या गामक बुद्धि उस पर हावी हो रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत आप सभी को पड़ रही है तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप मामूली सी शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। बिल्कुल बेधड़क अगर आप चाहते हैं अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाना तो आप 150 रुपये का शुल्क पेमेंट करें भैया, और सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डेमो सब कुछ आपके समक्ष चल रहा है। ठीक है, चलिए बुद्धि आईक्यू किसे हम कहते हैं, देखिए आपके समक्ष आ रहा है अर्थ एवं परिभाषक। बहरहाल हमने ये चीजें आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ नीचे कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि या व्यक्ति के सामान्य योग्यता के विकास की गति बनाती है। कोल एंड ब्रूस के अनुसार अगर हम बात करें तो कोल एंड ब्रूस के शब्दों में बुद्धि लब्धि यह बताती है कि मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, अगर बुद्धि लब्धि की हम बात करें, बुद्धि के बारे में हमने आपको पहले बताया, लेकिन अब उसमें एक शब्द जुड़ रहा है बुद्धि लब्धि या लब्धि। ठीक है, अब लब्धि क्या होता है देखिए आपके बीच में आ रहा है कोल एंड ब्रूस के शब्दों में। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इतने साइंटिस्ट हैं आपको साइंटिस्ट के नाम याद नहीं होते। जैसे अगर हम आपसे पूछ लिया जाता है कि बाबू बुद्धि की एक परिभाषा आप लिखिए, अगर आपको बुद्धि की परिभाषा नहीं याद आ रही तो आप अपने हिसाब से एक नाम सेट कर लीजिए। जैसे आप सेट कर सकते हैं छर्रे के अनुसार, प्याले के अनुसार, रिंग के अनुसार, इस तरह से नाम आप खुद सेट कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी परिभाषा लिख दीजिए। वह परिभाषा अपने आप पे 100% आपकी सफल हो जाएगी। लेकिन इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए कि बुद्धि की परिभाषा हम किस प्रकार से निर्माण करें। ठीक है, यह जो है रेयर केस में अगर आपको परिभाषा नहीं याद आ रही तो इस बुद्धि को आप अपनाइएगा। ठीक है, बुद्धि पढ़ा रहे हैं तो बुद्धि आप लगा सकते हैं। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है कोल एंड ब्रूस कह रहे हैं कि कोल एंड ब्रूस के शब्दों में बुद्धि लब्धि यह बताती है कि मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। यानी बुद्धि लब्धि आपकी क्या बताती है कि आपके मानसिक योग्यताओं में, एक छोटा सा बालक होता है उसकी मानसिक योग्यताओं में किस गति से विकास हो रहा है, यही चीजें आपको बताती है। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं बुद्धि लब्धि। देखिए इसके नीचे आपसे कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू मापने का आविष्कार टर्मन ने किया। यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि मापने का आविष्कार किसने किया है, तो आप कहेंगे टर्मन ने किया है। मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रत्यय जो है बिने ने दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है, तो आप कहेंगे टर्मन ने दिया है। और बुद्धि लब्धि मापने का आविष्कार किसने किया है, तो जो है ये भी टर्मन ने किया है। यहाँ मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रत्यय किसने दिया है, तो आप कहेंगे बिने ने दिया है। ये दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। बिने टर्मन आपको बड़े ही कंफ्यूज करते हैं, बट मेरे दोस्त हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत है, क्योंकि इतनी अच्छी क्लासें आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की और किसी भी चैनल पर प्रोवाइड नहीं की जा रही होंगी। यह मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आपका विद्यालय भी होगा, आप विद्यालय से कंपैरिजन करिएगा। अगर आपको विद्यालय से बेहतर मिल रहा है यहां पर तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्लीज़ आप अपने विद्यालय को भी बताइए कि इस चैनल के माध्यम से प्रथम सेमेस्टर की क्लासें पर डे आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिए अगला आप देख पा रहे हैं बुद्धि लब्धि आपके बीच में दिया गया है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपके लिए आता है MA/CA × 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यह सूत्र भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इस बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100, MA/CA × 100। इस तरह से भी आप कह सकते
सकते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले का इस्तेमाल आप किस प्रकार से करते हैं, एक एग्जाम्पल आपके बीच में हमने दिया है। इसमें कहा जा रहा है बुद्धि बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है। यदि बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, यहाँ मानसिक आयु दिया गया है और वास्तविक आयु दिया गया है, बटे 100 कर दीजिए। बुद्धि लब्धि बराबर आप बुद्धि लब्धि का फार्मूला, देखिए सवाल इसी तरह से हल करेंगे, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बुद्धि लब्धि का फार्मूला आप याद करिए, MA/CA × 100, 15 बटे 10 गुणे 100 यहाँ कर दीजिए, या 10 को और इसे 100 को काट दीजिए, 10 दाम 100, 15 दाम 150, यही आपका क्या होगा, बुद्धि लब्धि निकल कर चली आएगी। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यही सवाल नहीं कोई भी डिजिट चेंज करके आपसे पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, टर्मन के अनुसार या टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया जा रहा है। एक छोटा सा बालक होता है, ठीक है, देखिए बुद्धि लब्धि आपके बीच में आती है अगर 140 से अधिक। अच्छा, ये 140 क्या है, ये बुद्धि लब्धि आपकी होती है, आपने देखा होगा अपने समाज में। ठीक है, 140 से जो आपसे कहा जा रहा है उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली या जीनियस, इसे हम कह सकते हैं। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से होगी या 140 से अधिक होगी उसे हम प्रतिभाशाली या जीनियस बालक कह सकते हैं। ठीक है, और 120 से 139 तक आप क्या कह सकते हैं, जो है उत्कृष्ट या जो है ये वेरी सुपीरियर आप कह सकते हैं। और 110 से 119 तक आप कह सकते हैं श्रेष्ठ कह सकते हैं। और 90 से 109 तक, ये बहुत बार पूछा गया है, 90 से 109 तक के जो बालक होते हैं वह किस बुद्धि वर्ग के तहत आते हैं, तो आप कहेंगे सामान्य के तहत आते हैं। इससे आप इस चार्ट को याद करिएगा भैया, है ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है 80 से 89 तक मंद बुद्धि, और 70 से 79 तक क्षीण बुद्धि, 50 से 69 तक मूर्ख, और 25 से 49 तक मूढ़ बुद्धि होते हैं, और 0 से 24 तक की ये जड़ बुद्धि होते हैं। इस चार्ट को आप कहीं ना कहीं अगर आप नोट्स नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स में जरूर जो है इसे वहाँ लिखिएगा। चलिए आगे देख पा रहे हैं, चूंकि यह नोट्स आपके लिए बड़ी ही कारगर साबित होगी भैया जब आप परीक्षा में जाएंगे। हम आपसे बार बार यही चीज़ें कहते हैं, आप परीक्षा के लिए बिल्कुल अभी से इतना तैयार कर लीजिए कि जो भी परीक्षा आपके बीच में आए उससे आप एक ही बार में क्रैक करें। ठीक है, बुद्धि परीक्षण आपके बीच में दिया जा रहा है। 1905 में बिने साइमन के द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा। देखिए, इस जो चैप्टर आपका बुद्धि चल रहा है, आपके यूपी टेट में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इस बुद्धि चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, यूपी टेट को विगत इसमें ध्यान रखा गया है, यूपी टेट की चीज़ें भी इसमें शामिल की गई हैं। बहरहाल आपको अलग से नहीं लिखा गया है, आपके जो नोट्स हैं या जो आपकी बुकें हैं, आपने कोई भी बुक परचेज किया होगा उसी बुक से यह चीज़ें तैयार की गई हैं, अलग से हमने नहीं लिखा है। ठीक है, अलग से हमारे पास बहुत सारी बुकें हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, लेकिन उसमें से हमने नहीं लिया है। हमने आपके जो भी सिलेबस है उस सिलेबस का बिल्कुल ध्यान रखा है। इसमें कहा जा रहा है 1905 में बिने साइमन के द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, आप कहेंगे बिने साइमन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1905 में किया गया था। ठीक है, अब लास्ट हमें लगता है, हाँ बिल्कुल ये लास्ट पेज आपके बीच में आ रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है बुद्धि परीक्षण का इतिहास। देखिए, बुद्धि परीक्षण के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आपके बीच में आ रहा है 1879 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो है जर्मनी जो है विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। जो है यहाँ देख पा रहे हैं मनोवैज्ञानिक, ये जो विलियम वुंट है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, आप कहेंगे जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ देख पा रहे हैं 1779 में इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, आप कहेंगे थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष आ रहे हैं आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट क्या होता है, यह परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए है। इस परीक्षण का निर्माण जो है अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय सैनिकों एवं कर्मचारियों के चुनाव करने के लिए किया गया था। आर्मी अल्फा टेस्ट जो है यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय सैनिकों एवं कर्मचारियों के चुनाव करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
आगे आर्मी बीटा टेस्ट किसे कहते हैं? आर्मी बीटा टेस्ट, इस टेस्ट का निर्माण अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जितनी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी, जैसे ऊपर की 2 पॉइंट आपके लिए ये वाला और ये वाला, दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छी तरह से कहीं नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स को प्राप्त करते हैं तो बहरहाल सबसे बेस्ट है। अगर नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आप खुद नोट्स बना सकते हैं, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आप अपने विद्यालय में ज़रूर बताइए कि इस चैनल के माध्यम से हम सभी के लिए जो है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।